हेलो साथियों, मैं अजय सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन में। सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सभी लोग बेटा सेशन में जुड़ जाओ, क्योंकि आज का सेशन कुछ इम्पोर्टेंट तथ्यों पर है, जिसमें कि हम आपको कुछ जानकारी देने वाले हैं और बहुत अच्छी जानकारी देने वाले हैं, समझ रहे हो। और वो जानकारी होगी बेटा यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी जीडी के बारे में, और थोड़ी सी बात कर लेंगे हम लोग यूपीपी के वैकेंसी के बारे में, ठीक है। तो आप सभी लोग जुड़ जाओ बेटा, सभी लोग, और इसको सभी को शेयर कर दो, ठीक है। ज़बरदस्त तरीके से शेयर कर दो। और फिर आपका जैसा भी रिस्पांस रहेगा, हम लोग क्लास की भी टाइम टेबल बनाते हैं, ठीक है बेटा। क्लास की भी टाइम टेबल बना देंगे, क्योंकि अब यूपी ट्रिपल एससी का जो है पेट का सिलेबस जारी हो चुका था पहले ही फरवरी में, और इसमें नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आप सभी देख ही रहे हैं स्क्रीन पे कि जो है इसका डेट आ ही गया है, ठीक है। एग्ज़ाम डेट अभी कमिंग सून दे रहा है, लेकिन एबव में मान लीजिए कि सितंबर या अक्टूबर के आसपास इसका पेपर होगा, ठीक है। सितंबर या अक्टूबर के आसपास इसका पेपर होगा, ये आप मान के चलिए, ठीक है। तो जैसा कि हम आपको बता दें बेटा कि उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यूपी ट्रिपल एससी ने जो है पेट सिलेबस जारी किया है, ठीक है बेटा। क्या शुरू किया है? पेट का सिलेबस जारी कर दिया था फरवरी में, ठीक है। इसने फरवरी में इसका सिलेबस जारी कर दिया था, ठीक है। और अभी इसने क्या किया है? अभी इसने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है फॉर्म के लिए, ठीक है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया है किसके लिए? फॉर्म के लिए, ठीक। अब फॉर्म के लिए जो समय दिया गया है 25 मई से शुरू ही चुके हैं, आपको पता ही है, ठीक है। यानी कि कल से एक दिन पहले जो आपसे बीत चुका है, ठीक है, शुरू हो चुका है। और लास्ट डेट बेटा क्या है? 21 जून है, ठीक है। लास्ट डेट क्या है? 21 जून है, ठीक। तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसा कि मैंने देखा है कि आप सभी ने क्या है, कई सारे लोगों से मैंने इस बात की चर्चा की है, और उसके बाद मैंने वीडियो बनाने का फैसला किया है। फैसला ये है बेटा, मतलब इसमें तथ्य क्या है कि जितने लोगों ने भी इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है, ठीक है, उन्होंने इसे गौर से नहीं पढ़ा है, नोटिफिकेशन को गौर से नहीं पढ़ा है। तो उन नोटिफिकेशन के कुछ ज़रूरी तथ्य मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ठीक है। मोटा मोटा तो आप चीज़ देख ही रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि एप्लीकेशन बीइंग यानी कि स्टार्टिंग कब से है? 25/5/2021 से है। लास्ट डेट कब है? तो बेटा 21/6/2021 है, ठीक है। पेमेंट की लास्ट डेट कब है? 21/6 है। और करेक्शन लास्ट डेट क्या है? 28/6/2021 है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस क्या है? जनरल ओबीसी मेल फीमेल के लिए 185 रुपये है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। एससी और एसटी के लिए 95 रुपये है, और पीएच ड्राइविंग के लिए मतलब यानी जो विकलांग लोग हैं, ठीक है, दिव्यांगत हैं, उनके लिए 25 रुपये है, ये ध्यान रखना। एक बच्ची ने मुझे मैसेज किया था कि सर क्या इसमें जो है फ़ीस जो है लड़कियों के लिए कम रहेगी? नहीं बेटा, इसमें फ़ीस जो है सभी के लिए 185 रुपये, मेल और फीमेल दोनों के लिए है। केवल जो 25 रुपये है ये दिव्यांगत के लिए है, ठीक है, दिव्यांगत लोगों के लिए है। और एज बेटा क्या है? 18 से 40 वर्ष है, ठीक है। ये तो मोटा मोटा एक आपने देख लिया, लेकिन जो इसके नोटिफिकेशन के जो ज़रूरी तथ्य हैं वो मैं अभी आगे चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहले तथ्य की आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना, ठीक है, या फिर मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे क्या बेटा, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, एक मिनट इसको जूम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे यहाँ पे पूरा ये उत्तर प्रदेश का मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है, उसको मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है स्क्रीन पे। आप लोग इसमें पढ़ेंगे क्या दे रखा है इसने कि उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व फीस जमा करने की अंतिम तिथि 21/5/2021 है, ठीक है। 21/5/2021 यानी 21/6/2021 है, ठीक। 21 जून 2021 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन फीस स्वीकार नहीं होगी। आवेदक अपने आवेदन का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक उसकी फ़ीस का समावेशन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। फिलहाल ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, इसका कहने का मतलब है कि जब तक आप प्रिंट आउट ना निकालें, जब तक समावेशन नहीं हो जाए। और फिलहाल बेटा कोशिश करना कि समावेशन तुरंत ही मिल जाता है, जब आप फाइनल फीस सबमिट करते हो उसी समय आपका वहाँ से कन्फर्मेशन मैसेज आ जाता है बैंक की तरफ से, उसके बाद आप प्रिंट आउट का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समावेशन 21 से 2021 तक अथवा इससे एक सप्ताह के अंदर अर्थात 28/6/2021 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए, ठीक है। मतलब जो समावेशन की बात की गई है, समायोजन की बात की गई है, वो 28/6/2021 यानी फाइनल सबमिट तो हो ही जाएगा। बस आप अपना जो प्रिंट आउट है वो 28 से पहले पहले निकाल सकते हो, उसके बाद नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। अगर मान लीजिए लेट लपेट हो रहा है बैंक की तरफ से समायोजन के लिए, तो वो 28 तारीख तक में हो जाएगा,
ठीक है। उसके बाद अगर हुआ तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इस अवधि यानी कि उसके बीच में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप बैंक में जाके, ठीक है, बैंक में जाके आप उनसे पूछताछ कर सकते हैं और वहाँ पे जानकारी ले सकते हैं कि मेरा क्यों चालान नहीं कटा है। जो भी आप वहाँ पे पूछेंगे वो सारी चीज़ों का आप जो है आपको जो है बताएंगे, ठीक है, बैंक वाले। लेकिन ये तब होगा जब ऐसा नहीं हो, फिलहाल ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में रजिस्ट्रेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल कैटेगरी को छोड़कर संशोधन भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक संशोधन की बात दी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और तथ्य वाली बात है, ठीक है बेटा। इसने दिया है कि रजिस्ट्रेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल, ठीक है, जो रजिस्टर मोबाइल नंबर करेंगे आप फॉर्म भरते समय, और ईमेल कैटेगरी को छोड़कर संशोधन भी कर सकते हैं, मतलब इन दोनों को छोड़कर संशोधन कर सकते हैं। वो क्या है, कैसे, अभी आगे हम बात करने वाले हैं, ठीक। तो ये तो बात हो गई मोटे मोटे फॉर्म भरने की, ठीक है। बाकी आप लोग इतना तो यहाँ तक सब पढ़ ही लेंगे, ठीक है, कि आवेदन, ऑनलाइन आवेदन अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट यानी प्रीमियरली एलिजिबिलिटी टेस्ट हेतु आयोग की वेबसाइट फलाना फलाना, है ना, ऑनलाइन आवेदन किए जाने होंगे। कोई भी आवेदन ऑफलाइन नहीं स्वीकार किया जाएगा। आयोग की आवश्यकता सूचना इस पर जो है आप कर सकते हैं, ये इसके अनुसार ये सूचना विज्ञप्त की गई है, ठीक है। इस सब चीज़ों के बारे में दिया हुआ है, कोई खास नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट तथ्य है, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बेटा तथ्य जो होगा वो क्या होगा, उसके बारे में आप लोग ध्यान दो, ठीक है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट तथ्य है ना उसके बारे में आप लोग ध्यान दो, ठीक। इम्पॉर्टेंट तथ्य क्या है बेटा, तो जब आप उसका जो अपना नोटिफिकेशन आपने डाउनलोड किया है ना, उस नोटिफिकेशन के जो पॉइंट नंबर 3 पे जाएंगे आप, पॉइंट नंबर 3 पे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ बात उसने कही है, ठीक है। वो बात उसने क्या कहा है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर चयन हेतु तो इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा पेट प्रति में प्रतिभागी किया जाना अनिवार्य है। कहने का मतलब ये है, इसका इस पूरे कथन का कहने का मतलब ये है, मैं सीधा सा एक शॉर्टकट में आपको बता दे रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि आने वाले भविष्य में, ठीक है, जो भी यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत, ठीक है, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि उन्होंने दे दिया है कि 40,000 से प्लस पद आ जाएंगे, ठीक। अरे भैया तुमको पता है, आयोग ने तुमको बता दिया है क्या 40,000 पद? उसने निकाला था कि हम 40,000 से अधिक पद हमारे यहाँ रिक्त हैं। जरूरी नहीं कि वो 40,000 पद ही अभी निकाल देगा, ठीक है। वो पेट पहले कराएगा, पहले ध्यान से सुनो मेरी बात को, पहले तो वो पेट कराएगा, ठीक। अब पेट में जितने बच्चे पास होंगे, जितने भी बच्चे पास होंगे उसके अनुसार वो कहीं 10,000 वैकेंसी निकालेगा तो कहीं 5,000 वैकेंसी निकालेगा, ठीक है। इस हिसाब से वो वैकेंसी निकालेगा, उसके अकॉर्डिंग जो जितने बच्चे उसमें पास होंगे पेट में वो बच्चे उस पर प्रतिभाग कर पाएंगे, ठीक है। और जो मुख्य परीक्षा जब पास करेंगे बच्चे, मुख्य परीक्षा पास करने के बाद ही उनकी शारीरिक परीक्षण, ठीक है, और जो भी मेडिकल वगैरह होता है, रेस वगैरह जो भी उस कैटेगरी में देंगे उसका परीक्षण होगा, ठीक है। तो इसलिए आप अभी ज़्यादा किसी के अफवाह में मत पड़िए, लेकिन हाँ सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा पेट के बारे में, ठीक है। पेट का जो सिलेबस है उसके अनुसार अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ठीक है, अगर आने वाली वैकेंसी आप देखना चाहते हैं तो, ठीक है। इसके बारे में ये कह रहा, ठीक। चलिए चौथी अगर हम बात करें, चौथे पॉइंट की बात करें यहाँ पे, तो इसने कहा है कि उत्तर प्रदेश चयन आयोग की परिधि में आने वाले पदों का विवरण, इसने विवरण यहाँ पे दिया है, कोई खास विवरण नहीं। इसने कहा है कि हम समूह ग, ठीक है, विवरण में क्या दिया है शॉर्टकट में समझो आप। इसने कहा है कि समूह ग, ठीक है, अगर अंग्रेजी की बात करें तो जो है कैटेगरी सी की जो भी वैकेंसियाँ होंगी, ठीक है, जैसे क्लर्क रैंक की जो भी वैकेंसियाँ होंगी, ठीक है, या फिर जैसे आप लाइब्रेरियन की होती हैं, क्लर्क की हो गई, ठीक है, आदि टाइपिस्ट की हो गई, जूनियर असिस्टेंट की हो गई, है ना, आदि जो भी सचिवालय में जो वैकेंसियाँ आती हैं, ठीक है, ऐसी सारी जो वैकेंसियाँ होंगी भैया ये समूह ग के अंतर्गत आती हैं। उनमें अब पेट लागू होगा, उनमें क्या होगा, पेट लागू होगा, ठीक है। क्योंकि समूह अगर कैटेगरी बी या समूह ख की बात करें तो इनमें मेंस और मुख्य प्री परीक्षा और मुख्य परीक्षा तो हो ही रही है, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे समूह ग में भी लागू कर दिया गया है, ठीक है। तो इस जो चौथा पॉइंट है इसका कहने का मतलब ये है कि समूह ग अर्थात कैटेगरी सी के लिए क्या किया गया है, पेट लागू की गई है, ठीक है। पेट में जितने बच्चे पास होंगे वही मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे, ठीक है, वही बच्चे मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। अगर आप मोटा मोटा समझना चाहो तो सीधी सी बात है, अगर आपके पास पेट नहीं है तो फिर भैया ऐसा है कि छन से जो टूटे कोई सपना तो जग सुना सुना लगे, ठीक है, यही होने वाला है, ठीक। कि अगर आप इसमें नहीं करेंगे तो उस दिन लगेगा पूरा जग आपका सोना सोना हो गया। किस दिन लगेगा, जिस दिन आप जब वैकेंसी आ जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले आप लोग पेट की तैयारी करो बढ़िया से और पेट अच्छे नंबरों से पास करो, ठीक। चलिए आगे कुछ हम बात करते हैं। फिर से ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है पॉइंट नंबर 5 की, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है,
क्या है इसमें कहा गया, देखो बेटा मैंने वो सेलेक्ट किए हैं जो इंपॉर्टेंट तथ्य थे, ठीक है। बाकी नोटिफिकेशन मुझे पता है कि सभी पढ़ते हैं, डाउनलोड सब कर लेते हैं। मैंने देखा कि ग्रुप में कई सारे बच्चों ने भेजा है, ठीक है, कई सारे बच्चों ने भेज दिया है, ठीक। अपने कोचिंग के ग्रुप में कई सारे बच्चों ने क्या किया था कि इसको डाउनलोड करके भेज दिया, ठीक है। अन्य ग्रुप में भी कई सारे लोगों ने भेजा, लेकिन मुझे श्योर पता है कि उस 100 में से, ठीक है, 99 लोगों ने इसको गौर से नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, गौर से पूरा नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, और ना ही इसके जो इंपॉर्टेंट तथ्य होंगे उनको भी नहीं पढ़ा है, ठीक। आज मैं उनके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, ठीक है, उन्हीं तथ्यों के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, तो उनको ध्यान से देखिएगा भाई, क्या है वो तथ्य, ठीक है बच्चा, वो तथ्य क्या है वो ध्यान से देखिए। तो पॉइंट नंबर अगर हम 5 की बात करें तो इसमें कहा गया है बेटा, इसमें कहा गया है, देखो एक मिनट बेटा, जरा इसको थोड़ा सा और जूम आउट कर लेते हैं, है ना, तो मज़ा आ जाएगा पढ़ने में आपको, ठीक। अब देखो यहाँ से ध्यान से, तो बाबू कहा गया है यहाँ पे, ठीक है, अरे यार ये तो इरेज करने पूरा हट जा रहा है, ठीक है। देखो इसमें शैक्षिक अर्हता की बात की गई है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में हाई स्कूल समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अतः ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्व हाई स्कूल अथवा उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित कर ली गई है, वे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 हेतु आवेदन कर सकते हैं, ठीक। अब मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, इस कथन का मतलब मैं बताऊं बेटा क्या कह रहा है। इस कथन का मतलब ये कह रहा है कि जिन बच्चों ने यहाँ पे देखो एक बात कहा है ना कि प्रारंभिक परीक्षा 2021 के आवेदन कर सकते हैं, वो बच्चे आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने, जो ये डेट आई है यानी कि 25 मई, ठीक है, 25 मई से पूर्व जिन लोगों ने, या 25 मई तक जिन लोगों ने हाई स्कूल पास कर लिया है यानी 10th पास कर लिया है, वो बच्चे इसको क्या कर सकते हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं पेट के लिए। उसके बाद जो बच्चे हाई स्कूल किए होंगे, उनके बाद रिजल्ट आएगा, वो बच्चे क्या होंगे, वो बच्चे यानी कि ये पेट की परीक्षा नहीं दे पाएंगे, यानी फॉर्म ये फिल नहीं कर पाएंगे। इस तथ्य का कहने का मतलब ये है, ठीक। या फिर इसने कहा है ना कि उच्च शैक्षिक यानी कि इंटर पास कर लिया है, ग्रेजुएशन कर लिया, जो भी कर लिया है, वो जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन लगाना चाहते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं या अन्य कोई डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं उसके समकक्ष, हाई स्कूल के समकक्ष, तो वो 25 मई से पहले का होना चाहिए, ठीक। इतनी बात उसने कहा है, ठीक। आगे बात कह रहा है, यहाँ पे नोट पे ध्यान देंगे, एक नोट दिया हुआ है बेटा, उस नोट पे ध्यान देंगे आप लोग। नोट पे कहने का मतलब ये कहा है कि हाई स्कूल अथवा इसके समकक्ष से कम अनिवार्य अर्हता ऐसे पद के जो आयोग के परिधि में आते हैं, यदि उनका अधियाचन प्राप्त होता है तो उसके संबंध में आयोग के निर्णय के अनुसार अलग से परीक्षा, कौशल परीक्षा, शारीरिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब देखो मैं इसकी पूरी बात बता दूं, जिसकी सूचना यथा समय आयोग की वेबसाइट पर दी जाएगी। कहने का मतलब ये है, आपने हाई स्कूल लगा के पेट तो पास कर लिया, ठीक, मतलब हाई स्कूल का जो मार्कशीट है उसके अनुसार आपने फॉर्म भर दिया और पेट परीक्षा पास कर ली, ठीक। उसके बाद क्या होगा कि अगर कोई भर्ती आई, मान लीजिए लेखपाल की भर्ती आई या जूनियर असिस्टेंट की आई या अन्य कोई सचिवालय में कोई आई, सचिवालय तो खैर हाई स्कूल ही तक लेता है, अन्य कोई वैकेंसी आई जिसमें उसने इंटर मांग रखा है, ठीक है, इंटर पास मांग रखा है, तो भैया आपको क्या करना होगा कि आपको हाई स्कूल के साथ में इंटर भी लगाना होगा। लेकिन ये बात कहाँ पे कही जाएगी इंटर लगाने की, ये बात मुख्य परीक्षा का जब नोटिफिकेशन यानी कि भर्ती की का नोटिफिकेशन आएगा तो उस समय मांगा जाएगा, ठीक है। नोट में ये कहा गया है, ठीक है, नोट में ये कहा गया है, तो इसमें बदलाव सरकार या उसकी वेबसाइट कर सकती है, ठीक। चलिए आगे अगर हम बात करें बेटा इसमें, अब देखते हैं जरा कुछ और तो नहीं रह गया भाई। अच्छा हाँ, एक पॉइंट नंबर आप और देख लीजिएगा, ठीक है, पॉइंट नंबर 6 देख लीजिएगा, ठीक है बेटा, पॉइंट नंबर 6 देख लीजिएगा, इसने क्या कहा है, ठीक है, पॉइंट नंबर 6 ने क्या कहा ये देख लीजिएगा, ठीक है। एक मिनट जरा इसको मैं और ऊपर कर देता हूँ। हाँ अब देखो पॉइंट नंबर 6 क्या कह रहा है बेटा, इसको ध्यान से देखिए। इसमें आयु सीमा की बात की गई है, ठीक है। आयु सीमा क्या होना चाहिए ये मैं सीधा सीधा आपको बता दे रहा हूँ कि 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए, ठीक है, 18 से 40 वर्ष होना चाहिए। और ये कब से मांगा गया है, ये 1 जुलाई, ठीक है, ये 1 जुलाई 2021 से इसकी मापन किया जाएगा, ठीक है, इसका मापन 1 जुलाई 2021 से किया जाएगा। दूसरी बात इसने यहाँ पे क्या किया, क्योंकि आप लोग पूरा नोटिफिकेशन मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए हैं, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जब ना समझ में। बाकी मैं जो मोटा मोटा चीज़ें हैं वो बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है, उसका जो सारांश यानी उसकी व्याख्या, उसका जो भी आप समझ रहे हो ना अर्थ क्या होगा वो मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक। दूसरी बात क्या कहा गया है कि जो भी
कैंडिडेट होगा वो 30 जून 1981 से पहले का ना जन्मा हो, और जो है 1 जुलाई, ठीक है बेटा, 1 जुलाई 2003 के बाद का ना जन्मा हो, ठीक है। इसके बाद का कोई भी व्यक्ति जन्मा है तो वो फॉर्म भरने के कैटेगरी में नहीं है, ठीक है, वो फॉर्म भरने की कैटेगरी में नहीं है। ये बात बेटा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक। यानी कि अगर किसी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त 2003 है तो वो बच्चा फॉर्म नहीं भर पाएगा। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2003 है तो वो बेटा फॉर्म भर ले जाएगा। 1 मई 2003 है तो भी भर ले जाएगा फॉर्म, ठीक है, लेकिन 1 जुलाई तक ही भर पाएगा, उसके बाद का कोई कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर पाएगा, ठीक। चलिए आगे अब कुछ बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आगे। अगला बेटा इंपॉर्टेंट 7th पॉइंट कोई खास नहीं था। अब 8 पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 8th पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा, यानी कि 8वें पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या कहा गया है इसको आप खास और गौर से पढ़िएगा, ठीक। मैं इसको समझा रहा हूँ आपको, ठीक। पॉइंट नंबर 8 क्या कह रहा है, ठीक। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम को सर्वसाधारण के सूचनार्थक आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 20/2/2021 को अपलोड किया जा चुका है। अभ्यर्थी के सूचनार्थ इस विज्ञापन के अंत में पुनः संलग्न किया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जो पाठ्यक्रम था उसको जो है 20, मैंने शुरू में ही कहा था ना कि फरवरी में इन्होंने किया था, तो 20/2/2021 का मतलब यह है कि 20 फरवरी 2021 को इन्होंने क्या कर दिया था, इसे अपलोड कर दिया था वेबसाइट पर, ठीक है, इसे वेबसाइट पर अपलोड कर दिया था। अब क्या किया इन्होंने अब कर दिया है कि फिर से इसको संकलित कर दिया, ठीक। कहने का मतलब अब यहाँ पे भाई साहब सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा, जो मैंने आपको देखा होगा थंबनेल में था कि क्या नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, तो भैया इसके बारे में बात यहाँ पे कही गई है, नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात कही गई है, ठीक। क्या कही गई है इसको ध्यान से पढ़िए। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट में हो या एक साथ एक ही दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि इस पेट परीक्षा जब होगी, मतलब पेट आवेदन जब होगा, तो इनमें आवेदनकर्ताओं की संख्या अत्यधिक होगी, ठीक है। इन्होंने लिखा होती और हो गई, ठीक है, सीधी सी बात है। इन्होंने आंकड़ा ही दे रखा है कि मैं 30 लाख फॉर्म भरवाऊंगा या 30 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, तो इनका आंकड़ा ऐसा ही है, ठीक है, कमाएंगे अच्छे से, ध्यान से देखो। तो क्या होगा, और आयोग के विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक ही से। अब भैया जब यहाँ पे 10-15 लाख यूपीपी में बच्चे फॉर्म भरते हैं तो एक शिफ्ट में पेपर नहीं हो पाता है, तो 30 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे तो क्यों नहीं होगा, हाँ, तब तो जाहिर सी बात है एक शिफ्ट में हो ही नहीं पाएगा। तो मतलब एक से कई दिनों में होगा और कई शिफ्टों में पेपर होगा। तो जब कई दिनों में कई शिफ्टों में पेपर होगा तो इन्होंने कहा है यदि परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाती है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। ये बिल्कुल साफ साफ इन्होंने कहा है कि इसमें भी नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। किसमें? पेट में भी नॉर्मलाइजेशन लागू होगा, ये इन्होंने साफ साफ कह दिया है। नॉर्मलाइजेशन की उक्त प्रक्रिया के संबंध में आयोग की सूचना संख्या 42/5 के विज्ञापन के अनुसार 11/2019 दिनांक 22 मई 2019 द्वारा अभ्यर्थियों को पहले ही सूचित किया जा चुका है। इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। समझ रहे हो ना, आयोग ने कह दिया तो वो पत्थर की लकीर है। समझ रहे हो ना भाई, उन्होंने कह दिया कि मैं 30 लाख फॉर्म भराऊंगा तो वो भराएंगे, ठीक। आयोग नहीं, कुछ और ही बोल रहे हैं, ठीक है, कुछ और ही लोग बोल रहे हैं, ठीक है बच्चा। चलो फिलहाल तो नॉर्मलाइजेशन होगा, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं। आगे इन्होंने क्या कहा है ये ध्यान से देखो, आगे सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य भी है, ठीक है बेटा। आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको ध्यान में से देखो क्या कह रहा है। आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है, उसको ध्यान से देखो। पॉइंट नंबर 9 में देखना, परीक्षा की तिथि। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 की तिथि में आयोग की वेबसाइट पर के माध्यम से यथा समय सूचित किया जाएगा। मतलब अभी कोई तिथि नहीं जारी की गई है, लेकिन जब भी होगा वो जो है इसी वेबसाइट पर जो है सरकारी रिजल्ट पर या उनकी अपनी पर्सनल वेबसाइट पर ये लोग क्या करेंगे, उसे सूचित कर देंगे। अब यहाँ पे स्कोर की बात, ये भी 10 नंबर का जो पॉइंट है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा।
प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों का स्कोर परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 1 वर्ष तक मान्य होगा। भाई साहब हर साल आप 185 रुपये इनको दो, समझ रहे हो? इनका ये कहने का मतलब है। ठीक, चलो बाजारी शुरू हो गई। कहने का मतलब ये है कि आपका जो स्कोर होगा, यानी परीक्षा मान लो अक्टूबर में होती है, परीक्षा कब होती है? अक्टूबर में होती है। अक्टूबर के बाद नवंबर में इन्होंने क्या कर दिया, आपका जो है नवंबर में इन्होंने रिज़ल्ट घोषित कर दिया, ठीक है, और रिज़ल्ट अपलोड कर दिया किस पे? वेबसाइट पे। तो अगर मान लो इन्होंने 1 नवंबर को इन्होंने लागू किया, ठीक है, यानी 1 नवंबर को इन्होंने क्या कर दिया, आपका परीक्षा परिणाम घोषित किया, तो भैया, और ये था 2021 का समय, ठीक है, ये 2021 का समय। तो अगली बार भैया 31 अक्टूबर, ठीक है, 31 अक्टूबर 2022 तक ये मान्य होगा, यानी कुल मिला के 1 वर्ष तक मान्य होगा। उसके बाद नीलबटा सन्नाटा, समझ रहे हो? फिर आप फिर से फॉर्म भरो और फिर से नए वैकेंसियों के लिए आप अप्लाई करो, और नई वैकेंसियों के लिए पहले पेट पास करो, फिर आगे ध्यान दो। ठीक, इन्होंने साफ साफ कहा है कि 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। ठीक, जिस दिन से अपलोड किया जाएगा उस दिन से, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है ना बेटा? अगला क्या है, आवेदन करने की जो तिथि दी रखी है, मतलब ये क्या, ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी नीचे दी गई प्रक्रिया का, अच्छा प्रक्रिया यहाँ पे दी गई है। फिर अगले बात क्या किया गया, प्रक्रिया की बात की गई। ठीक, ये इंपॉर्टेंट समझ में आया। चलिए आगे हम कुछ बात करते हैं। ठीक है बच्चा, आगे हम बात करते हैं। आगे फिर कुछ यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट है नहीं, आप लोग पढ़ते रहिएगा बढ़ते रहिएगा, ठीक है, और बढ़ते रहिएगा। अब यहाँ पे देखो, अभी मैं बात करने वाला हूँ कितने पेज पे जाना है, कैसे। ठीक, कितने पेज पे जाना बच्चा और कहाँ पे जाना। ठीक, ये आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं एक एक बात बताने वाला हूँ, आप परेशान मत हो। ठीक है, आपको खोजना नहीं पड़ेगा। ठीक है, खोजना नहीं पड़ेगा, मैं एक एक बात बता दूंगा आपको कहाँ से कहाँ देखना है। वो ये बात क्या सही दे रखी है कि नहीं दे रखी है, मतलब मैंने प्रमाण के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, पूरे प्रमाण के साथ। तो भैया ये वाला जो नोटिफिकेशन पॉइंट 2 जो दे रखा है ना, ये आप पेज नंबर 9 पे जाएंगे। ठीक, 18 पेज का पूरा नोटिफिकेशन है ना। मैंने कहा था ना कि सब नहीं पढ़ेंगे, 100 में 99 में से एक ने ही शायद पढ़ा होगा, नहीं कोई नहीं, क्योंकि 18 पेजेस का है भाई साहब। ये पूरा नोटिफिकेशन कितना है, 18 पेजेस का है। कौन पढ़ेगा? 18 में से 8 तो पढ़ते नहीं है। 18 की बात कर दिया आपने, ओह ये कैसे बात कर दिया आपने। ठीक है, 18 की तो बात करेगा नहीं। ठीक है ना बच्चा? तो देखो पॉइंट नंबर 2 में क्या कह रहा है, सबसे पहले ऊपर ध्यान दीजिएगा। नोट, अभ्यर्थी कृपया ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के समस्त भागों का अनुपालन निर्धारित तिथि तक अवश्य सुनिश्चित कर लें। ठीक, अभ्यर्थी अंतिम रूप से आवेदन सबमिट करने के बाद केवल एक ही बार आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं संशोधन की। इन्होंने बात किसकी की है? संशोधन की। ठीक, ये भी पहली बार आया है इसमें कि आप कोई संशोधन कर सकते हैं अपने फॉर्म में। कैसे संशोधन कर सकते हो, मैंने शुरू में बताया था ना, वो यहाँ पे देखो। जो अगर मैं आपको नहीं समझ में आ रहा ना, देखो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो। ये यहाँ पे इन्होंने कहा था ना, करेक्शन लास्ट डेट 28/6/2021। यहाँ पे ये देखो, ये पॉइंट यहाँ पे देखो, ये दिया ना। इसी पॉइंट के बारे में इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। ठीक, इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। कहाँ पे बता रखा है? ये देखो, देखो, अभ्यर्थी अंतिम रूप से आवेदन सबमिट करने के बाद केवल एक ही बार अपने आवेदन में संशोधन कर सकता है। इसके लिए अभ्यर्थी वेबसाइट की मुख्य पृष्ठ पर मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन पर क्लिक कर वांछित विवरण भरने के उपरांत, मतलब जो भी वहाँ पे विवरण पूछा जाएगा उस विवरण को भरने के उपरांत जब लॉगिन करेगा तो उसे रजिस्टर मोबाइल नंबर पर, जो आपने वहाँ पे मोबाइल नंबर रजिस्टर किया होगा या ईमेल आईडी जो भी रजिस्टर की होगी, उस पर एक OTP प्राप्त होगी, 1 टाइम पासवर्ड जाएगा। ठीक है, उस पासवर्ड को जब फिल करेंगे आप तो आपका फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, आपने जो भी फॉर्म भरा था वो खुल जाएगा। और उस फॉर्म में, ठीक है, उस फॉर्म में जो भी आप हैं अपने अभ्यर्थी अपने फॉर्म के किसी भी फील्ड में संशोधन कर सकता है। मतलब आप पिता का नाम गलत हो गया वो चेंज कर सकते हो, माता का नाम चेंज हो गया वो चेंज कर सकते हो, एड्रेस चेंज हो गया गलत हो गया तो वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, और जो भी तरीके के फ़ोटो, सिग्नेचर, अन्य जितने भी तरीके की चीज़ें हैं वो सारी जो है चेंज कर सकते हो।
लेकिन यहाँ पे रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज नहीं कर पाओगे, इसका संशोधन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए बच्चा फॉर्म भरते समय आप अपना ही मोबाइल नंबर और अपनी ही मेल आईडी लगाइएगा। ठीक है, किसी दूसरे का मत लगाइएगा। ठीक, और वही मोबाइल नंबर दीजिएगा जो आप इसके पेपर आने तक या फॉर्म आने तक क्या हो जो है पेपर आने तक जो है वो फ़ोन आप वो नंबर आप चला सको। ठीक है, वही नंबर यहाँ पे आप फिल कराना। ठीक, चलिए आगे की कुछ बात दे रखी है कि अभ्यर्थी केवल एक ही बार अपना संशोधन कर सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप अपना संशोधन एक बार में अगर आपने जो भी गलत है वो संशोधन नहीं कर पाए तो दोबारा संशोधन का मौका नहीं मिलेगा। ये संशोधन कब तक कर सकते हो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे ये कहा गया। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे कहा गया है कि आप ये आवेदन कब तक कर सकते हो। तो आवेदन पत्र में संशोधन विज्ञापन की अंतिम तिथि तक अथवा उसके एक सप्ताह के अंदर 28/6/2021 तक अनुमान्य होगा। कहने का मतलब यह है कि आपके फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, 21 जून। ठीक है, अगर गलती हो गई आप इस 21 जून तक नहीं सुधार पाए हो तो अभी 28 जून तक आपके पास विकल्प है कि 28 जून तक आप जो है इसका संशोधन कर सकते हो। ठीक है, संशोधन कर सकते हो। 28 जून के बाद कोई संशोधन नहीं होगा ना, दोबारा संशोधन का जो है विकल्प आएगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि संशोधन का भी चांस मिलेगा, लेकिन वो इससे पहले ही। ठीक, इन्होंने साफ साफ अपने नोटिफिकेशन में कह दिया है। ठीक, आगे के कुछ तथ्य हैं, देखते हैं फिर क्या है यहाँ पे। फिर आगे कुछ ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और फिर अब हम बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस के बारे में मैंने आपसे पहले ही बात कर ली थी। ठीक है, लेकिन मोटा मोटा हम आपसे बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या क्या कहा गया है। 100 प्रश्नों का जो है प्रश्न पत्र होगा। ठीक है, पूर्णांक 100 का होगा। समय अवधि कितनी दे रखी है, 2 घंटे की दे रखी है। ठीक है, 2 घंटे की समय अवधि दे रखी है। लेकिन हाँ, इन्होंने जो सिलेबस दे रखा है ना वो सागर दे रखा है। ठीक है, अथाह, कहीं से पूछ सकते हैं, बनो। ठीक है, पढ़ो, अगर नहीं पढ़ोगे तो घूमो बेटा। ठीक है, पढ़े लिखे से कुछ ना हुई, हर जोते से बढ़ रहा हो। देखो, भारतीय इतिहास। ठीक है, हाँ, भारतीय इतिहास से कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का आएगा। टॉपिक क्या क्या होंगे, इन्होंने टॉपिक के लिए पहली बार भी ऑप्शन दिया है कि पूरे टॉपिक दे देते हैं किस किस टॉपिक से हम पूछेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर दूँ, इन्होंने जितने टॉपिक दिए हैं उसके अलावा कुछ बचे भी नहीं टॉपिक, ये भी जान लो। उसके अलावा कोई टॉपिक बचा भी नहीं है। ठीक है, जाके आप देख लो, लूसेंट उठा लो या कुछ भी उठा लो। ठीक, कुछ नहीं मिलने वाला। दूसरी बात, आप लोग इस तरीके बने रहिए, कमेंट करते रहिएगा। आपको रेगुलर क्लासें मिलेंगी। कल आपका टाइम टेबल डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, कल आपका टाइम टेबल डिसाइड हो जाएगा और उस टाइम टेबल पर आपको क्लास मिलेंगी और आप लोग कंटिन्यू क्लास देखते रहो बेटा। ठीक है, कंटिन्यू पढ़ाई करो। ठीक है, जब तक ऑफलाइन अभी शुरू नहीं हो रहा है तब तक। ठीक, देखो, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृत, ठीक है, जैन धर्म, फलाना, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत। अभी इसके बारे में कुछ और दिया हुआ है। यहाँ पे भी 2-3 टॉपिक दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ भी देखो कुछ टॉपिक दे रखे हैं। सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, उसके बाद जो है ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ठीक, इनसे कितने नंबर का आएगा, जो मैंने पीछे भी बताया ना, 5 नंबर का प्रश्न आएगा। फिर उसके बाद इन्होंने दिया है 5 नंबर का प्रश्न कहाँ से पूछेंगे, ये पूछेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक, इससे आएगा 5 नंबर का। भूगोल से, भूगोल में भारत और विश्व का भूगोल, सीधी सी बात, इन्होंने पूरा दे दिया ना, मैंने कहा ना इतिहास दे दिया पूरा। भारत का भूगोल और विश्व के भूगोल से भैया केवल 5 नंबर का प्रश्न देंगे। ठीक है, ये है हमारा यूपी SSSC। ठीक, आगे देखो, आगे देखो, भारत की अर्थव्यवस्था, पूरी अर्थव्यवस्था पढ़ो, पूरा टॉपिक यहाँ दे रखा है, कोई टॉपिक बचा नहीं वर्तमान को छोड़ के। ठीक, वर्तमान को छोड़ के पूरा टॉपिक कोई बचा नहीं अर्थव्यवस्था में, 5 नंबर। ठीक, ज्ञाता बना देंगे। आगे की बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, आर्थिक सुधार, GST, यहाँ तक कि GST भी शामिल है। इन सभी से मिला के केवल कहीं से भी पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं GST से ही 5 नंबर आ जाए, 1 नंबर आए या ना आए, पढ़ना लेकिन सब है आपको। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, टॉपिक देखो ऐसा लग रहा है कि बहुत कम दे रखे ना भाई साहब, पूरा इसमें संविधान दे रखा है इन्होंने। ठीक, पूरा संविधान दे रखा है 5 नंबर के। ये मत सोचना कि मैं इस टॉपिक को ना पढ़ूँ, 5 नंबर गए तो कह, अरे भैया पढ़ना सब है। ठीक है, पढ़ना सब है।
समान विज्ञान, ठीक है। यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों दे रखा है 5 नंबर। पूरी केमिस्ट्री, पूरी फिजिक्स, पूरी जीव विज्ञान पढ़ डालो 5 नंबर। आगे की बात, ठीक है, आगे दिया गया है प्रारंभिक अंक गणित, ठीक है। हाँ, गणित में कुछ टॉपिक इन्होंने चूज़ किए हैं, उन टॉपिक से 5 नंबर का आएगा प्रश्न, ठीक। आगे की बात करते हैं सामान्य हिंदी। हिंदी में क्या क्या दिया है टॉपिक वाइज? संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, संस्कृत, विभिन्नार्थी शब्द, मुहावरे, समान, अशुद्धियाँ, लेखक एवं रचनाएं, ठीक। इनसे आएंगे कितने नंबर के? 5 नंबर के प्रश्न, ठीक। आगे की कुछ बात करते हैं बेटा, आगे की कुछ बात करते हैं। तो इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, आगे भी इन्होंने कुछ दिया हुआ है, ठीक है। जरा इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। इन्होंने दिया है फिर यहाँ पे समान अंग्रेजी, अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, इनसे आएगा 5 नंबर का प्रश्न, ठीक। आगे की बात करते हैं कुछ। तो आगे इन्होंने दिया है तर्क एवं शक्ति यानी कि रीजनिंग। रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आएंगे बेटा? वृहत एवं लघु यानी बड़ा और छोटा, ठीक। उसके बाद रैंकिंग, क्रम और रैंकिंग, संबंध, रक्त संबंध, ठीक। समूह से भिन्न को आशय अलग करना, ठीक। कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, न्याय निगमात्मक तर्क और विश्लेषण, इनसे आएगा 5 नंबर का प्रश्न, ठीक। समसामयिकी, भारत एवं वैश्विक यानी करंट अफेयर, ठीक है। इसमें से 10 नंबर का प्रश्न। करंट अफेयर ज़बरदस्त तरीके से पढ़ना, प्रतिदिन पढ़ना, ठीक है। आगे की बात कर रहा है, ठीक है, आगे की बात कर रहा है भाई साहब सामान्य जागरूकता, ठीक है, जनरल नॉलेज। इसमें से क्या आएगा? भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानियाँ, जितने भी टॉपिक दे रखे हैं इसमें से 10 नंबर का प्रश्न आएगा। चलो इसमें तो बढ़ाए। फिर अपठित गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण, ठीक है, तथा इसमें जो है गद्यांश, जो 2 गद्यांश होंगे, ठीक है, उनमें से कितने आएगा? 10 नंबर का प्रश्न आएगा, प्रत्येक पर 5 प्रश्न, ठीक है। गद्यांश, जो भी 2 गद्यांश होंगे उसमें 5-5 प्रश्न होंगे, 10 नंबर का प्रश्न इसमें से आ जाएगा, ठीक। आगे की बात करते हैं। तो कुछ और टॉपिक बच रहे हैं भैया, इनको भी ज़रा देख लीजिए गौर से। ग्राफ और व्याख्या, इस पे 10 नंबर का। अंक तालिका की व्याख्या व विश्लेषण, इसमें भी 10 नंबर का प्रश्न आएगा, ठीक। ये सभी चीज़ें किस पे? एनसीईआरटी पे आधारित होंगी, ठीक है। एनसीईआरटी पर आधारित जो भी है उसके हिसाब से क्या पूछा जाएगा, उसके हिसाब से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक। तो ये रही बेटा आज की जानकारी। अब हम कल इस पे जो है आप लोग कमेंट करिएगा पहले फटाफट सारे लोग, और इसको सभी लोग देखिएगा गौर से। बहुत इंपॉर्टेंट 3-4 तथ्य मैंने बताए हैं, उनको आप लोग समझ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। और सभी लोग कमेंट करके बताओ कि मैं कल से जो है टाइम टेबल सेट कर दूं। और फिलहाल मैं कल से टाइम टेबल सेट करके आपको बता दूंगा कि इस टाइम पे ये क्लासेस चलेंगी, ठीक। चलिए तब तक अपना आप सभी लोग ख्याल रखिएगा। हैव ए नाइस डे।